क्या आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, टीटी कृष्णमाचारी, नटवर सिंह, ए राजा, दयानिधि मारन, बीएस येदियुरप्पा, अशोक चौहान और नीतीश कुमार, इन सभी नेताओं में क्या कॉमन है? ये सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, लेकिन इन सब ने एक ऐसा काम किया जो आज के इंडियन पॉलिटिक्स से लगभग गायब हो चुका है। इन्होंने इस्तीफा दिया। इनमें से कुछ नेताओं को बाद में कोर्ट से बरी भी कर दिया, फिर कुछ से पब्लिक ऑफिस में लौट आए। लेकिन जब आरोप बहुत गंभीर हो गए या उनकी जिम्मेदारी के दौरान कोई बहुत बड़ी खराबी हो गई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज ऐसा लगता है कि वह पॉलिटिकल कन्वेंशन लगभग खत्म हो चुका है। नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, सीबीएसई इवैल्यूएशन की गड़बड़ियां, FIAS स्कूल कंट्रोवर्सी, सरकार एक के बाद एक विवादों का सामना करती रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन इस्तीफा नहीं देगा? यह धर्मेंद्र प्रधान। सीजेपी ने विरोध किया, ऑपोजिशन ने विरोध किया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध किया, पेरेंट्स ने विरोध किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है। बल्कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपनी पोजीशन खुलकर रखी थी। बता दें कि साल 2015 में जब ऑपोजिशन ने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे से ललित मोदी विवाद को लेकर इस्तीफे की मांग की थी, तब राजनाथ सिंह का जवाब बहुत सीधा था, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बचाव नहीं था, धीरे धीरे वही एक गवर्नमेंट पॉलिसी बन गई। क्या यह बात आज भी उतनी ही सच है? सवाल तो उठता है। क्या बीजेपी अब जवाबदेही का कोई रिकॉर्ड छोड़ना ही नहीं चाहती? तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्या वो वाकई इस पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम में इतने महत्वपूर्ण हैं? आइए समझते हैं पूरी वीडियो में। अब विडंबना यह है कि बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तब शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही हो जिसने इस्तीफों की मांग उससे ज्यादा आक्रामक तरीके से की हो। यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने बार बार 2G स्पेक्ट्रम केस, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल एलोकेशन कंट्रोवर्सी और कई दूसरे मामलों में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की। एक इस्तीफा दोषी होने का सबूत नहीं होता, ये बात जान लीजिए। यह सिर्फ इतना दिखाता है कि जांच पूरी होने तक राजनीतिक जवाबदेही का जो न्यूनतम मानक है वो निभाया जा रहा है कि नहीं। लेकिन आज ऐसा लगता ही नहीं, वही मानक बदल चुका है। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका एक जवाब उनकी राजनीतिक अहमियत में छिपा हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वह बजरंग दल के नेशनल गवर्नर भी रह चुके हैं और लंबे समय से उन्हें बीजेपी के सबसे भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स में से एक माना जाता रहा है। द कैरेवन की एक प्रोफाइल में धर्मेंद्र प्रधान को कभी पार्टी के प्रमुख फंड रेजर्स में से एक बताया गया था, यानी पार्टी के मनी मैन के रूप में। इसी हफ्ते द न्यूज मिनट ने एक इन्वेस्टिगेशन प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि ONGC ने अपने CSR फंड से 650 करोड़ रुपए से अधिक की राशि RSS इकोसिस्टम से जुड़े संगठनों को दान दी है। इनमें सेवा भारती, एकल विद्यालय और संघ से जुड़े कई हॉस्पिटल शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दानों का बड़ा हिस्सा उस समय दिया गया जब धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। संभव है कि ऐसे डोनेशन किसी दूसरे मंत्री के कार्यकाल में भी हुए होते, लेकिन यह इन्वेस्टिगेशन धर्मेंद्र प्रधान की व्यापक संघ इकोसिस्टम में स्थिति की एक और झलक जरूर पेश करती है। जहां तक एग्जाम लीक्स का सवाल है, यह भारत में कोई नई बात नहीं है, यह बहुत लंबे समय से होता जा रहा है। जुलाई 2024 में न्यूज लॉन्ड्री के लिए सुमेधा मित्तल द्वारा किए गए एक एनालिसिस के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में एग्जाम पेपर लीक के 89 अलग अलग मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया था। इनमें से 21 मामले उन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के तहत हुए जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। 41 मामले उन राज्यों में हुए जहां एनडीए की सरकार थी। बाकी पेपर लीक कांग्रेस शासित राज्यों, तेलंगाना में TRS सरकार के दौरान, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान और अन्य राज्यों में हुए थे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान शायद यह कहकर बच सकते हैं कि पेपर लीक्स तो हर सरकार के समय हुए हैं। लेकिन असली मुद्दा यह नहीं है कि लीक्स होते हैं, क्योंकि वे होते ही रहे हैं। असल सवाल यह है कि बार बार होने वाली ऐसी विफलताओं के बाद सरकारें क्या करती है। लेकिन समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। नीट कंट्रोवर्सी, UGC नेट का कैंसिल होना, CBSE का ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन फियासो, अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग एजेंसीज। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग हर मामले में विफलताओं का पैटर्न जो है, यानी खराबी का जो पैटर्न है, वो एक जैसा दिखता है। और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें शामिल कुछ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का नाम पहले भी विवादों से जुड़ चुका था। उदाहरण के लिए CBSE के मामले में द न्यूज मिनट ने रिपोर्ट किया कि बोर्ड ने अपना ऑन स्क्रीन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी को एडुकेट को दिया था। यह कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2024 में दिया गया था और कुछ ही हफ्तों के भीतर इसे लागू भी कर दिया गया। नीट मामले में बिहार पुलिस ने एक चीटिंग रैकेट का खुलासा किया था। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कॉन्ट्रैक्टरों को काम दिया गया उसने उस काम का एक हिस्सा दूसरी कंपनी
कंपनी को आउटसोर्स कर दिया था। बताया गया कि उस दूसरी कंपनी को पहले ही तमिलनाडु जैसे राज्यों में ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। देखिए भैया, एक बार कोई खराबी हो सकती है, एक बार विफलता हाथ लग सकती है, लेकिन जब विफलताएं बार बार होने लगे ना, तो वो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम की विफलता का संकेत देती है। धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक ऐसे सिस्टम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जिसमें लगातार खामियां सामने आ रही है। आरोप यह भी है कि उनके कार्यकाल में उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए ही नहीं गए। और अब बात आती है एनटीए की। एनटीए जान रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आज एनटीए भारत की सबसे महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में से कईयों का आयोजन करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत से लोग नहीं जानते कि एनटीए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जिसे संसद के किसी कानून के तहत बनाया गया हो। यह 2017 में बनाई गई एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसर्चर राहुल वर्मा ने अपने एक लेख में लिखा है कि एनटीए की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट और परिभाषित कानूनी मानक मौजूद ही नहीं है। यानी जब कोई बड़ी परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल हो जाती है तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी जवाबदेही किसकी है। जब नीट यूजी 2026 रद्द किया गया तब एनटीए की औपचारिक जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि वो कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करे और एग्जामिनेशन फीस का हिसाब संभाले। आपने सुना होगा रिफंड वाला प्रोसेस, यानी लगभग 1700 की जो एग्जामिनेशन फीस थी उसकी औपचारिकता वहीं तक थी, उनकी जिम्मेदारी वहीं तक सीमित थी। अब एक पल के लिए इस बारे में सोचिए, लाखों छात्र सालों तक, कई वर्षों तक तैयारी करते हैं। परिवार जो है वो कोचिंग पर पैसा खर्च करता है। कई छात्र तो एक पूरा ड्रॉप ईयर भी लेते हैं, इवन एक नहीं 2 से 3 भी। इस पूरी प्रक्रिया की इमोशनल और फाइनेंशियल कॉस्ट हजारों या फिर करोड़ों तक पहुंच जाती है। लेकिन संस्थागत स्तर पर इनमें से किसी भी नुकसान को इतनी मान्यता नहीं मिलती है। पूरा सिस्टम सिर्फ क्या जोड़ता है कि भैया एग्जामिनेशन फीस तो वापस कर दी गई, और उसी को पहचानता है। और यही बात हमें फिर से अकाउंटेबिलिटी के सवाल पर ले आती है। 1956 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया था, याद है? यह इस्तीफा तमिलनाडु में हुए एक भीषण रेल हादसे के बाद आया था जिसमें लगभग 150 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, ट्रेन वो खुद नहीं चला रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री जी खुद ट्रेन नहीं चला रहे थे, न ही वो व्यक्तिगत रूप से उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन शायद उनका मानना था कि किसी विभाग में हुई बड़ी विफलता, बड़ी खराबी की अंतिम जिम्मेदारी उस मंत्री की होती है जो उस विभाग का नेतृत्व कर रहा हो। भारतीय राजनीति में यही सिद्धांत कई बार देखने को मिला है। दोषी कौन है यह तो अदालतें तय करती है, ये तो कोर्ट का काम है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में मंत्रियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करें, और यही हमें एक बड़े सवाल तक ले जाता है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या बीजेपी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां मंत्री किसी भी खराबी के बावजूद रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, चाहे विफलता कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, खराबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो? और यही सबसे बड़ा सवाल है।